हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था सर्जरी का टॉपिक वूंड। वूंड में हमने कवर किया था कि कितने टाइप्स का वूंड होता है, फिर उसके बाद में उसका हमको मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और हम होम्योपैथिक रेमेडी क्या देते हैं। अब जो आज हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में वो है कि हमको हील कैसे करना है वूंड को। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम हुआ? वूंड हीलिंग। ओके। वूंड हीलिंग से आप लोग क्या समझते हैं कि हमारे कहीं भी चोट लगी है तो हमारा क्या प्रोसेस ऑफ हीलिंग होना चाहिए। तो हीलिंग प्रोसेस क्या है? जिससे कि हम वहाँ पर जहाँ हमारी चोट लग गई है उस जगह पर हम कोलाजन का डिपॉजिशन करके एक स्कार फॉर्मेशन कराएं। यानी कि इसमें हमने क्या देखा, दो प्रोसेस होती है वूंड हीलिंग में। एक होता है कोलाजन फॉर्मेशन, कोलेजन बन जाएगा और जब कोलेजन फॉर्मेशन हो जाएगा उसके वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब स्कार फॉर्म हो जाता है तो हमारा जो वूंड हीलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होने लगता है। अब जो वूंड हीलिंग होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है बाय प्राइमरी इंटेंशन, एक होती है बाय सेकेंडरी इंटेंशन। वूंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन से आप लोग क्या समझते हैं? प्राइमरी इंटेंशन का मतलब एकदम स्टार्टिंग फेज ऑफ वूंड हीलिंग, जहाँ पर एकदम क्लीन कट था, यानी कि कोई ऐसी इंजरी नहीं थी जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ हो या फिर जो एक एब्रेशन टाइप का वूंड हो जिसमें कि पूरा छिल गया हो, कट गया हो, ब्लीडिंग बहुत हो रही हो, इस टाइप का वूंड ना होते हुए वो एक सिंपल ऐसा क्लीन कट वूंड था जिसमें कि हमने क्या कर दी, स्यूचरिंग कर दी। स्यूचरिंग मतलब वो जो डॉक्टर सुई धागा लेके सिल देते हैं चोट लगी हुई जगह को, उसको हम सूचर करना बोलते हैं। तो प्राइमरी इंटेंशन का मतलब व्हेन अ वुंड इज प्राइमरी सूचर्ड या फिर एडहेसिव मटेरियल जो था उसको वहाँ पर सूचर करके मिलवा दिया गया। तो जो वुंड हीलिंग होगी इसमें स्कार फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? स्कार फॉर्मेशन तो होगा। स्कार फॉर्मेशन हर एक वुंड हीलिंग में होता है, लेकिन जो स्कार बनेगा वो एकदम मिनिमम फॉर्म होगा जो कि हमको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। कहते हैं ना कि ठीक हुआ, जैसे स्टिचेस जब लगाए जाते हैं किसी को भी, चाहे वो सर्जरी के बाद लगाए जाएं या फिर किसी चोट के बाद लगाए जाएं, उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि हमने वहाँ प्राइमरी सुचरिंग कर दी है और उसके बाद में स्कार फॉर्मेशन उतना ज़्यादा हमको नहीं दिख रहा है। अब अगर हम सेकेंडरी हीलिंग की बात करें, सेकेंडरी इंटेंशन से जब हील होगा उसमें क्या होगा कि जो वूंड है हमारा, वो बहुत ज़्यादा उसमें चोट लग गई थी जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो इन्फेक्टेड हो गया। ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा था, ओपन वूंड था। वूंड कैसा होगा? ओपन वूंड अगर होगा तभी इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो वो इन्फेक्ट हुआ। अब इन्फेक्शन के बाद आपको पता ही है क्या होता है, पस फॉर्मेशन होता है। जहाँ भी इन्फेक्शन होगा वहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पस फॉर्मेशन। अब अगर वहाँ पस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ तो स्किन लॉस तो हो ही गया था, स्किन लॉस देखने को मिलेगा हमको। और ऐसी जगह पर हम प्राइमरी सुचरिंग कर पाएंगे? यहाँ पर प्राइमरी सुचरिंग इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? अगर चोट ही किसी को मान के चलो पूरे हाथ में लगी है तो आप कहाँ तक सिलने बैठोगे? इसलिए वहाँ पर प्राइमरी सुचरिंग नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर क्लीन कट है या फिर ऐसी इंजरी है जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है हमारी टिश्यूज़ का, वहाँ पर हम स्यूचरिंग करके उसको हील कर सकते हैं और उस जगह जो हमारा स्कार फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही कम रहता है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी इंटेंशन से हील करते हैं तो उसमें जो वूंड होता है वो ओपन टाइप ऑफ वूंड होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। इन्फेक्शन में क्या होता है, पस का फॉर्मेशन होता है। पस का फॉर्मेशन होने से क्या होगा, स्किन लॉस हो जाएगा। स्किन लॉस होगा तो प्राइमरी हीलिंग और या फिर प्राइमरी स्यूचरिंग इज़ नॉट पॉसिबल। अब जब प्राइमरी सुचरिंग नॉट पॉसिबल है तो हमको क्या होगा, इसको हील होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हीलिंग टेक्स मोर टाइम, हील होने में वो ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक, अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें दोनों के, तो जो प्राइमरी सुचरिंग है, प्राइमरी वाले का प्राइमरी इंटेंशन से जो हील हो रहा है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, सर्जिकल। सर्जिकल सुचरिंग में क्या होता है, अगर सर्जरी के बाद किसी के भी घाव पड़ जाते हैं उनको ठीक किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कार फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, हल्का फुल्का होता है जिसको बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता है, जो कि है ना। लेकिन अगर हम सेकेंडरी इंटेंशन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये कब देखने को मिलता है हमको, ट्रॉमा की कंडीशन।
आपने आईसीयू में पेशेंट्स देखे हैं जो एकदम एक्सीडेंट के बाद आते हैं या फिर बर्न के बाद आते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, बर्न का भी एग्जांपल आ जाएगा। इन केसेस को हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप देखना कभी आप हल्का सा भी जल जाते हो तो वहाँ एक निशान छोड़ देता है वो जला हुआ। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि उसको हील होने में सेकेंडरी इंटेंशन का यूज़ हो रहा है और वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वो स्कार ही होता है जो हमको दिखाई देता है बाहर, तो इसलिए सेकेंडरी इंटेंशन जो होता है उसमें स्कार फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि वूंड हीलिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, लेकिन अब हमारा टॉपिक होने वाला है दैट व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वूंड हीलिंग, यानी कि वूंड हीलिंग होता कैसे है। भाई पूरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये तो बाद की बात है, पहले हमें ये तो बताओ कि होता कैसे है। तो वूंड हीलिंग के अगर हम टाइप्स की बात करें, प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले होगा एपिथेलाइजेशन। इससे आप क्या समझते हैं एपिथेलाइजेशन से? एपिथेलाइजेशन की अगर हम बात करें, इसमें आपको एक छोटा सा वर्ड दिखाई दे रहा है, एपिथीलियम। एपिथीलियम क्या होती है? जो हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है वो एपिथीलियम होती है। एपिथेलाइजेशन का मतलब जो एपिथीलियम हमारी ब्रेक हुई है उसी एपिथीलियम का वापस से आते जाना, वो क्या हुआ, एपिथेलाइजेशन। ये मेनली क्या होती है, इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं मार्जिनल बेसल सेल्स, यानी कि जो हमारी स्किन के आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं मार्जिनल बेसल सेल्स। ये जो प्रोसेस होती है ये कब तक हो जाती है, मतलब आपके लगने के बाद में ये अप टू 48 आवर्स लेता है फॉर री एपिथेलाइजेशन। ठीक है। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड क्या होगा, वूंड का कॉन्ट्रैक्शन। ये मैं अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी, पहले हम नोट्स में देख लेते हैं। वूंड का कॉन्ट्रैक्शन, वूंड के कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एपिथेलियम अब आनी शुरू हुई थी, मान के चलते हैं, चलो मैं अभी एक डायग्राम ही बना देती हूँ। ये हमारे चोट लगी है, ठीक है, ये एक बड़ा सा हमको घाव हो गया है, तो ये सारी तरफ से खून खून भी निकला था, तो ये ऐसा हो गया है। और ये घाव कहाँ पे हुआ है, हम एक हाथ भी बना लेते हैं क्योंकि ये हमारा भाई हाथ है। चलो मेरी ड्राइंग जज मत करना गाइस, बहुत ज़्यादा बुरी ड्राइंग है मेरी, ठीक है। ये हमारा हाथ है, इस पर हमको ये चोट लगी थी, यहाँ पर ये क्या बन गया, एक बहुत बड़ा वूंड बन गया। अब सबसे पहले यहाँ पर पता है क्या होना शुरू होगा, ये एपिथेलियम का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, यानी कि जो चोट लगी थी ना वो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर एक नई एपिथेलियम बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये एपिथेलाइजेशन हुआ। इसके बाद में सेकेंड प्रोसेस जो होगी उसमें होगा वूंड का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये जो लेयर्स हमको यहाँ तक दिखाई दे रही हैं ये इतनी छोटी छोटी हो जाएंगी, यानी कि जो घाव का गड्ढा बना है ना उसका पास आना, ऐसा समझ लो आप। मतलब ये जो दूर दूर है ये पास पास आने लग जाएगा, एपिथेलियम फॉर्मेशन वाली जगह भरने लग जाएगी। इसके बाद में होता है कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन, तो यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू भी फॉर्म होने लग जाएगा जो इसको पूरे को ऐसे कवर कर लेगा, ऐसा हल्की सी लेयर कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में ये जो पूरी की पूरी जगह है यहाँ पर हो जाएगा एक स्कार फॉर्मेशन, जिससे कि हमें पता चलेगा बाद में, अंदर का तो कुछ दिखाई नहीं देगा, बाद में पता चलेगा कि अच्छा इस जगह पर चोट लगी थी जिसका अब ये निशान है। ये जो स्कार फॉर्मेशन भी होता है ये थोड़ी देर के बाद में, थोड़े दिनों के बाद में चला जाता है। ठीक है, अब हम इसके नोट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। वूंड कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा कि वो जो स्किन है वो पास आने लग जाती है, तो इसमें क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट की हेल्प से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये कब स्टार्ट हो जाता है, 4 डेज़ के बाद स्टार्ट हो जाता है वूंड का कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड प्रोसेस क्या होगी, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन, कनेक्टिव टिश्यू का बन जाना, क्योंकि वूंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वूंड उसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर किसी का भी कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन लेट हो रहा है इसका मतलब उसको डायबिटीज़ है या कुछ भी है जिसकी वजह से उसकी वूंड हीलिंग लेट होती जा रही है। तो कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप या फिर फंडामेंटल स्टेप बोल सकते हैं हम वूंड हीलिंग के लिए। लास्ट प्रोसेस हमारी क्या आती है, स्कार फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था प्राइमरी इंटेंशन सेकेंडरी इंटेंशन दोनों में होता है स्कार फॉर्मेशन। प्राइमरी इंटेंशन से जब हीलिंग होती है तब हल्का सा कम रहता है, लेकिन सेकेंडरी इंटेंशन में वो विजिबल ज़्यादा होता है। तो फॉर्मेशन हो जाना कोलाजन का, ये जो स्कार बन रहा है ये बन किससे रहा है, कोलाजन फाइबर्स से। ठीक है, तो कोलाजन का फॉर्मेशन हो जाना जिसकी वजह से स्कार बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो डेड टिश्यू को हटाया जाता है, मतलब ये जो स्किन यहाँ पे हमें दिख रही है ना,
ये जो स्किन दिख रही है पूरी की पूरी, यहाँ पे बहुत सारी डेड टिश्यूज़ आ गए होंगे, स्किन सिकुड़ गई होगी, जिसको हम देखते हैं ना, मतलब आप तो इमेजिन करो कि आपकी कभी चोट लगी है तो वो किस तरीके से हील हुई है, आपको अपने आप सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो स्कार फॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें हमारा डेड टिश्यू का रिमूवल भी होता है, तो रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू। ओके, चलो अब ये हमने क्या देख लिया, पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कौन सा, प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग। अब हम देखते हैं कि भाई वुंड हीलिंग हो रही है, चलो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या हमेशा सब अच्छा चलता है? नहीं, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स का एक नाम होता है कॉम्प्लिकेशंस, जो कि वुंड हीलिंग में भी आती हैं और लाइफ में भी आती हैं। सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग, ये अब हम देखने वाले हैं। वुंड हीलिंग के कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ जाता है? पहली बात तो भाई इन्फेक्शन ही हो जाए, मतलब वो घाव भर नहीं पाया लेकिन उससे पहले वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो स्कार फॉर्मेशन हो रहा है वो स्कार इतना अगली बन गया कि उसको शर्म आने लग गई भाई दिखाने में। अगली स्कार फॉर्मेशन होता क्या है? बाय या फिर ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से जो स्कार फॉर्मेशन है वो अगली हो जाता है। थर्ड क्या होगा? कीलॉइड फॉर्मेशन, कीलॉइड फॉर्मेशन। फोर्थ क्या होगा? पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ये सब जानते हो ना, पिगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? ब्लैक पड़ जाना है स्किन का, तो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। फिफ्थ इज पेनफुल स्कार, मतलब स्कार फॉर्मेशन फिर से हुआ लेकिन वो पेनफुल हो गया, ये भी इन्फेक्शन की वजह से हो जाएगा। या फिर एक जो हमारा सिक्स्थ है ना, वो है मार्जुलिन्स अल्सर। ये एक हमारा अलग से टॉपिक भी है जो कि एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको मैं रेड मार्क कर रही हूँ। ये टॉपिक हम बाद में पूरा कवर करने वाले हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। तो मार्जुलिन अल्सर में क्या हो रहा है कि जो अल्सर हो गया है ना, वो न्यूप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये स्पेशली हमको कब देखने को मिल रहा है? बर्न के केसेस में। बर्न के केसेस में क्या हो रहा है कि उसको चोट लगी थी, जो चोट थी वो अल्सर में कन्वर्ट हुई और वो अल्सर कन्वर्ट किस में हो जाएगा? न्यूप्लाज्म में। तो ये थोड़ी अच्छी स्टेट नहीं मानी जाती है, तो ये मार्जिनल अल्सर जो है ये हम अलग से पढ़ेंगे। चलो अब हम ये देखते हैं, वुंड हीलिंग हमको करवानी है लेकिन ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं वुंड हीलिंग करने में। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग? मैं आपके साथ के साथ नोट्स इसलिए बनवाती हूँ ताकि मेरे को कहीं PDF भी ना भेजनी पड़े और आपको पढ़ने में भी ईजी रहेगा, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं वुंड हीलिंग में? एक होता है जनरल फैक्टर और एक और क्या होते हैं? लोकल फैक्टर्स, ठीक है। ये दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो कि वुंड हीलिंग में अफेक्ट करते हैं। अगर हम जनरल फैक्टर्स की बात करें तो देखो भाई, जो हिंदी इंग्लिश का मतलब होता है ना, वही हमको यहाँ पर निकालना है। जनरल मतलब जो हर कहीं अप्लाई हो सके या फिर जो बहुत ही कॉमन है हर एक में। तो जनरल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? एज, आपकी एज कितनी है उस हिसाब से वुंड हीलिंग होगी। देखो भाई, यंग एज में वुंड हीलिंग जल्दी होती है, ओल्ड एज में वुंड हीलिंग लेट होती है, क्योंकि जो ओल्ड एज होती है उनमें उनके सेल्स और हर चीज़ इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। इसके बाद में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग अच्छा खाते पीते हैं उनमें वुंड हीलिंग जल्दी हो जाती है, जो अच्छा नहीं खाते हैं, बाहर का ज़्यादा खाते हैं, उनको नुकसान ही नुकसान होता है ना। उसके बाद में न्यूट्रिशन में भी ना स्पेशली हमको जिस पर ध्यान देना होता है वो होता है प्रोटीन। आजकल प्रोटीन डाइट वैसे ही बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में क्या आ जाएगा? विटामिन सी की भी डेफिशिएंसी देख ली जाती है। इसके अलावा हमारे जो जनरल फैक्टर्स होते हैं उसमें एनीमिया, हीमोग्लोबिन, ये सब भी हमको देखना रहता है। डायबिटीज़ तो नहीं है किसी को। अब हम लोकल फैक्टर्स देखते हैं। लोकल फैक्टर्स मतलब जो कि किसी में ही पाए जाते हैं। लोकल फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है? अगर किसी का ब्लड सप्लाई ही वीक है, तो मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था कि अगर किसी का ब्लड सप्लाई वीक होगा या फिर किसी की आर्टरीज और वेन्स में प्रॉब्लम होगी तो क्या उसका वुंड हील हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जहाँ पर आर्टरी और वेन में इंजरी हुई होगी वहाँ पर उसको चाहिए ना कि जल्दी से जल्दी वो हील करे। तो पुअर ब्लड सप्लाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा कहीं पे अगर इन्फेक्शन हो गया, अब इन्फेक्शन सब में तो होता नहीं है, तो इन्फेक्शन किसी किसी में होता है और जिसमें होता है वो डिले कर देता है वुंड हीलिंग को।
इसके अलावा मूवमेंट, अगर कहीं पे भी ज़्यादा लगी है, अगर आप उसको ज़्यादा हिलाओगे डुलाओगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप देखते होगे कि बर्न के केसेस में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनकी मूवमेंट एकदम रेस्ट्रिक्टेड होती है और उनको कवर करके रखा जाता है ताकि उसके ऊपर किसी और इंसेक्ट की भी मूवमेंट ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। मूवमेंट के बाद में क्या होगा, फॉरेन बॉडीज़, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दे दिया आपको बातों बातों में बर्न का। तो बर्न के केसेस में हम ढककर इसलिए रखते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी फॉरेन बॉडी ना आ पाए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि वूंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा वूंड वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।